आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं और अलग अलग बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके इनको स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए लेट अस सपोज एक हमारे पास बॉडी है जो कि ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहां पर इस एक्स वाई प्लेन के अंदर अपन ने रख रखी है। ठीक है, लेट अस सपोज बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है, ये एक बॉडी है। ठीक है, और मान लो कि इस बॉडी को मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरीके से रोटेट करवा रहा हूं और कहीं ना कहीं मान लो कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इसके अबाउट ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ओके, अब जब ये रोटेट कर रही है तो नो डाउट ये जो बॉडी है दैट इज एक्चुअल बोला जाए तो ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मासेज होंगे, यहाँ हर जगह क्या है, मास है, अलग अलग मास है। और हर मास क्या कर रहा है, अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है, अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉडी के साथ साथ इसके जितने भी मासेज हैं वो सारे रोटेट कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ मासेज को अपन कंसिडर करते हैं। लेट अस सपोज एक मास मैंने यहां ले लिया और लेट अस सपोज इसका मास m1 है, और भी कहीं पे भी ले सकते हैं। एक मास मैंने यहां ले लिया और इसके मास की वैल्यू मैंने मान ली कि m2 है। और सिमिलरली मान लेते हैं कि इस मास की यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लेते हैं ये r1 है। सिमिलरली इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं ये कितनी है, ये r2 है। ओके, अब नो डाउट हमें पता है कि अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो ये सारे मासेज जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो मास है ये किधर जाएगा, तो नो डाउट ये मास जो m1 है ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो नीचे की साइड में आएगी और इसको नाम दे दिया मैंने v1। सिमिलरली ये जो मास है ये किधर जाएगा, तो ये m2 मास आगे की तरफ जाएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी ये इधर हो जाएगी और इसको मैंने नाम दे दिया लेट अस सपोज v2। और ये जो वेलोसिटीज होगी तो हमें पता है कि सर ओमेगा जो होता है वो v अपॉन r होता है, तो v क्या हो जाएगा, ओमेगा r। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा 2 r2, सॉरी ओमेगा r2, और ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा r1। यहां पर मैंने ओमेगा को कांस्टेंट रखा है क्योंकि रिजिड बॉडी की ये खास बात होती है कि उसके दो जो कोई भी मासेज होते हैं, यानी कि रिजिड बॉडी के किन्हीं भी दो मासेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा फिक्स होता है, और जब वो रोटेट करते हैं तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी भी फिक्स होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो रिजिड बॉडी की तो वो कंसीडर की। तो हमारे पास क्या आ गया कि सर ये हो गया ओमेगा r, ये हो गया ओमेगा r, ओमेगा सेम रहेगा और r1 r2 आया। अब थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में लेके जाते हैं कि हम क्या करते हैं कि हर एक पार्टिकल अगर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी को अपन ऐड करते हैं। तो अगर मैं इस पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं तो हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। तो पहले पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², तो हाफ की जगह हाफ, m की जगह m, और v कितना है, दैट इज ओमेगा r, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड हाफ mv², m और v की जगह हो जाएगा ओमेगा r2, ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी भैया, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर इसको मैं फर्दर देखूं तो यहां कुछ क्वांटिटीज कॉमन आ रही है, जिसमें हाफ कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास बच गया m1 r1 का स्क्वायर, और इधर हमारे पास बच गया m2 r2 का स्क्वायर, सो ऑन। और इधर मैंने बाहर ले लिया यहां पर ओमेगा स्क्वायर। ये मैं कॉमन इधर भी ले सकता था हाफ और ओमेगा को, लेकिन थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बनाया ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गई और ये क्वांटिटी बच गई। अब इस पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है, ये जो इक्वेशन है हम बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या समझ में आ रहा है कि सर ये इक्वेशन भी एज ए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट है। हाफ की जगह हाफ आ रहा है, फिर आता है मास, मास की जगह ये क्वांटिटी आ गई, और v² की जगह घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई ये वाली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन और समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो फॉर्मेट है हमें और क्या बता रहा है। तो हमें पता है कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी को अगर मेरे को चलाना है तो उसके मास से हमें समझ में आ रहा है कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर उस बॉडी का मास ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि उसका इनर्शिया भी क्या है, ज्यादा है, और उस बॉडी का मास अगर कम है तो हम बोलते हैं कि उसका इनर्शिया भी क्या है, कम है। यानी कि इनर्शिया का मतलब इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट बाय इटसेल्फ, यानी कि
अगर उस बॉडी का मास ज्यादा होगा तो नो डाउट क्या होगा, उस पर लगने वाला आर यानी कि रिएक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिंपली हमें पता है कि जनरली अपन समझ रहे हैं कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो सर उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, उसको आपको उसकी स्टेट को चेंज करवाने में ज्यादा फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होता है, यानी कि उसकी स्टेट को चेंज कराने के लिए आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ता है, ये हमें पता है। यानी कि इनर्शिया जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे। हमें पता है कि सर सिंपली जो इनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड करता है। अगर उसका मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा, अगर उसका मास कम है तो इनर्शिया भी कम, ये हमें पता है। अभी अपन बात कर रहे हैं बॉडी को चलाने की, कि अगर बॉडी का मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसको चलाने में हमें ज्यादा जोर आएगा। अगर बॉडी का मास कम है, उसका इनर्शिया कम है, उसको चलाने में अपन को कम जोर आएगा, कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो जब बात आती है चलाने की तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में आता है कि उसका मास कितना है। सिमिलरली एक ऐसी क्वांटिटी और है जो ये डिसाइड करती है कि बॉडी को रोटेट करने में कितना जोर आएगा। बात को समझना, अगर बॉडी को चलाने में तो हम बात करते हैं कि अगर बॉडी को चलाना है तो मास ज्यादा है तो सर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मास कम है तो कम। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी को चलाने में जो हमें जोर आ रहा है, हमने जो फोर्स लगाया वो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली चलाने के लिए किसी भी बॉडी पर अपन को कितना एफर्ट करना पड़ रहा है ये उसके मास पे डिपेंड करता है। वैसे ही किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी जरूर होगी जिसपे उसका रोटेशन डिपेंड करता है कि अगर ये क्वांटिटी कम होगी तो अपन को रोटेट करवाने में कम जोर आएगा, और अगर ये क्वांटिटी ज्यादा होगी तो इसको रोटेट करवाने में अपन को ज्यादा जोर आएगा। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि सर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो हाफ कांस्टेंट है, मास और वेलोसिटी। अगर इसको मैं रोटेशनल में लेके जाऊं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, हालांकि पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा लेकिन सिमेट्री बना रहे हैं। तो कांस्टेंट आएगा एक, फिर हमारे पास मास की जगह कोई क्वांटिटी आएगी और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ध्यान से समझना, देखो क्या बना रहे हैं अपन कि सर हमने ये सीखा है कि अगर किसी बॉडी को चलाना है तो ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पे। अगर उसका मास ज्यादा है तो अपन को ज्यादा जोर आ रहा है, ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, मास कम है तो कम, यानी कि उसका इनर्शिया कम है और कम एफर्ट करना पड़ रहा है। सिमिलरली अब बॉडी को चलाना नहीं है, घुमाना है, तो कोई ना कोई क्वांटिटी ऐसी जरूर रहेगी जिसके ऊपर अपन डिपेंड करेंगे कि अगर ये क्वांटिटी कम है तो इसको घुमाने में कम जोर आएगा, अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा है तो इसको घुमाने में ज्यादा जोर आएगा। यानी कि कोई ना कोई ऐसी जरूर क्वांटिटी मिलेगी जो ये डिसाइड करेगी कि इसको घुमाने में आपको कितना एफर्ट करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से चलाने में हमें पता है कि मास पे डिपेंड करता है, वैसे ही एक फॉर्मेट ये बनेगा, ये था हाफ mv²। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में अगर देखें तो कांस्टेंट आएगा, फिर यहां कोई क्वांटिटी आएगी और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ये सिमेट्री बना रहे हैं अपन। तो देखो यहां पर कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट आ गया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो यहां जो क्वांटिटी रहेगी वो क्वांटिटी डिसाइड करती है, क्योंकि हमें पता है कि यहां वाली क्वांटिटी जो इन दोनों के बीच में आ रही है वो डिसाइड करती है चलना। सिमिलरली यहां जो क्वांटिटी आएगी वो डिसाइड करेगी रोटेट करना, कि किसी भी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए अगर ये क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो अपन को रोटेट करवाने में ज्यादा जोर आएगा, और अगर कम है तो कम जोर आएगा। तो ये क्वांटिटी कौन सी है, ये क्वांटिटी डिसाइड करती है घुमाने का इनर्शिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर देखो तो ये हाफ आ गया, ये ओमेगा आ गई, और वो क्वांटिटी ये बन गई जो मैंने लिखा mr²। तो सिंपली ये वाली जो क्वांटिटी है डिसाइड करती है कि बॉडी को घुमाने में कितना जोर आएगा। तो दो चीजें हमने सीखी कि अगर बॉडी को चलाना है तो चलाने के लिए कौन सी चीज उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो मास पे। सिमिलरली बॉडी को घुमाना है तो किस चीज पे डिपेंड करता है, इस क्वांटिटी पे, यानी कि मास मल्टीप्लाई विद r²। और इसको अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर किसी बॉडी को चलाना है तो डिपेंड मास पे करता है, मास ज्यादा तो जोर ज्यादा आएगा, कम है तो कम आएगा। उसी तरीके से घुमाना है तो किस पे डिपेंड करता है, वो इस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि हाफ mv² में इस पे डिपेंड करता है। तो अगर इसको रोटेशनल में देखें तो हाफ कांस्टेंट है, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां जो क्वांटिटी आएगी उस पर डिपेंड करेगा। और यहां क्वांटिटी कौन सी आ गई, तो सर यहां ये क्वांटिटी आ गई, हाफ ओमेगा आ गया, ये क्वांटिटी इस पे डिपेंड करता है। तो ये क्वांटिटी और इसका नाम दिया, यहां देते हैं इनर्शिया, इस पे डिपेंड करता है, यहां बोलते हैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो कि
जिसके अकॉर्डिंग अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का ज्यादा है तो उसको ज्यादा घुमाने में जोर आना है, और अगर उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो कम घुमाने में जोर आना है। ये एक क्वांटिटी है। तो पहली चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या बताती है कि रोटेट करने में कितना आपको एफर्ट करना पड़ेगा, कितना जोर आएगा। दूसरा उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉट ओनली मास, इट इज मास एंड आर स्क्वायर का प्रोडक्ट। अब m1 m2 ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल का, ये हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड क्वांटिटी का। ऐसे हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे तो वो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उस पार्टिकल का मास और r1 का स्क्वायर। अब r क्या है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। एम आर स्क्वायर हर एक बच्चा रट लेता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर, एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करता है तो ये भूल जाता है कि ये आर क्या चीज है। एम उस पार्टिकल का मास और आर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आर यहां दिख रहा है अपन को अभी पिक्चर में कि ये आर क्या है, दैट इज दिस, यानी कि इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है, ये r1 है, उसका स्क्वायर करना है। तो ये था कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसके बाद में अपन अलग अलग बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल अपन दो चीजें कवर करेंगे, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और हमें क्या बताता है, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पॉइंट मासेज का। नेक्स्ट वीडियो में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बॉडीज का। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक, ये तो हो चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मासेज, ऑफ पॉइंट मासेज, पॉइंट मासेज, ठीक है। तो पहला हो चुका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर होता है। कहां से आया वो हमने सीखा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है, इनर्शिया क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमें बताता है रोटेट करने में कितना जोर आएगा, और इनर्शिया जो कि मास पे डिपेंड करता है वो दिखाएगा कि चलाने में कितना जोर आता है। तो ये याद रखें, अगर सिंपली चलाना है तो वहां पर काम करेगा इनर्शिया जो डिपेंड करता है मास पे, किसी को घुमाना है तो वहां पर काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो कि डिपेंड करता है एम और आर स्क्वायर पे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास ये एक स्क्वायर है, कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, और इस स्क्वायर के चार कॉर्नर हैं, चारों कॉर्नर पे चार पॉइंट मास रखे हुए हैं आइडेंटिकल, सबका मास मान लो m है, इसका भी m है, इसका भी m है और m है, और इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो मान लो कि l है, ये l है। और लेट अस सपोज आपको बोल दिया कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकलेगा, 1 2 3 और 4, इन चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा तो इस पूरी बॉडी का हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली का, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फॉर्मूला हो जाएगा, सीधा करवा रहा हूं, एम आर स्क्वायर, एम की जगह एम, आर स्क्वायर, आर क्या होता है अभी बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस क्या है, तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ गया, तो डिस्टेंस खत्म हो गई, तो आर की वैल्यू 0, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 0। तो पहले का तो गया 0। दूसरा इसका एम आर स्क्वायर, एम कितना m, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। सिमिलरली इसकी बात करते हैं एम आर स्क्वायर, तो m कितना m और r कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगी l स्क्वायर। फिर अपन बात करते हैं इसकी फोर्थ वन की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, m की जगह हमारे पास क्या है m, और r क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये तो खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 0, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 0। तो 4 में से ये 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो गए 0, तो बच गए हमारे पास 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, दैट इज 2ml स्क्वायर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला एग्जांपल। और मैं मान लेता हूं कि इसी में चेंजेस कर देते हैं, लेट अस सपोज अब इसको मैं हटा देता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन अपन दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट अस सपोज ये ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। तो अब कैसे करेंगे, फिर से इसका सॉल्यूशन यहां लिख रहे हैं,
आप स्क्रीन को पॉज करके खुद चेक कर सकते हैं, उसके बाद मैच कर सकते हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको सिंपली जोड़ना है। अलजेब्रा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी क्वांटिटीज को आप जोड़ सकते हैं। यहां निकालता हूं, अब इसके अबाउट निकालते हैं। तो ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड है, ये थर्ड बॉडी है, थर्ड पार्टिकल है, और ये चौथा पॉइंट मास है। ठीक है, पहले इसका निकालता हूं। तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला यानी कि I1 क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर। m कितना, m, r यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऐसे जा रही है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड है ये, तो इसके अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो गया, mr स्क्वायर। तो m तो ये हो गया, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी r1। अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि नो डाउट ये l है, ये भी l होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज दिस का स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर यानी कि l√2। ये यहां से लेके ये साइड हो जाएगी l√2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी कि डिवाइड बाई 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, l/√2। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा l/√2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है अपन को, ये हो जाएगा l/√2, ये इसकी वैल्यू है। तो mr स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे r1 का स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर बाई 2, l स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं सेकंड का, तो इसका निकालेंगे mr स्क्वायर, m की जगह हमारे पास m, r हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसकी परपेंडिकुलर ये वाली हो जाएगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इस पॉइंट के लिए। यहां से अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, ये कितनी हो जाएगी, तो जितनी ये है उतनी ये है, तो जितना इसका मोमेंट होगा उतना इसका होगा। सिमिलरली इन सबका क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया होगा। तो चारों के बराबर हो जाएंगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दैट इज ml स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई विथ 4। तो आंसर आ जाएगा सर 2ml स्क्वायर। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है। और कहीं पे भी ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हो। एक और बताता हूं, लेट अस सपोज मान लो कि यहां है, तो इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसके अबाउट घूम रहा है ये ऐसे, तो ये इसके अबाउट घूमेगा तो इसका तो ml स्क्वायर हो जाएगा, पहले का 0 हो गया। इसका कितना होगा, तो इसके अबाउट ये घूम रहा है तो इसका क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, तो m तो m है और l स्क्वायर, तो ये वाली साइड कितनी है उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वाली साइड टोटल कितनी आएगी, तो ये हो जाएगी √2l यानी कि 2l स्क्वायर। l√2 था, l स्क्वायर 2l स्क्वायर l√2 यानी कि 2l स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं तो इसका भी ml स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ml स्क्वायर, ये 2 और ये ml स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा 4ml स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पॉइंट मासेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने स्क्वायर में लिया और किसी दूसरी बॉडी में अपन ले सकते हैं। लेट अस सपोज हो सकता है ये ट्राइंगल हो, कुछ ऐसा हो, ये ट्राइंगल हो और इस ट्राइंगल के अंदर मान लो कि इसकी साइड L है, ये इसकी साइड L है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बता दिया, और 3 पॉइंट मासेज रख रखे हैं, एक यहां रख रखा है, एक यहां रख रखा है, एक यहां रख रखा है, ऑल आर आइडेंटिकल, दिस इज माय m। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दी, तो लेट अस सपोज आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसके अबाउट, तो इसके अबाउट इसका कितना हो जाएगा, तो सर इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा है तो ml स्क्वायर हो जाएगा। इसके अबाउट इस खुद का तो 0 हो ही गया, और इसका कितना होगा, तो ये इसके अबाउट कितने में घूम रहा है, तो ये भी L में घूम रहा है तो ये भी ml स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2ml स्क्वायर। एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर मैं यहां भेज देता हूं तो आंसर चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो अलग अलग के लिए। तो कुल मिला के अपन को मास तो गिवन होता है, केवल अपन को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी थी L, इसकी कितनी थी L, खुद की कितनी थी 0। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं इसके अबाउट, तो इसके अबाउट आप खुद निकालना इसको, कि अगर मैं बात करता हूं इसके अबाउट तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये मास हो गया, ये परपेंडिकुलर, इसको कैलकुलेट कर लेना। सिमिलरली ये और ये। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। स्पेशली मैंने आज फोकस किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, अपन सिंपली बोल देते हैं mr स्क्वायर। तो बॉडी को चलाने के लिए जोर आता है वो मास पे डिपेंड करता है, तो उसका इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। सिमिलरली बॉडी को घुमाना है तो वो डिपेंड करता है m मल्टीप्लाई विथ r स्क्वायर पे, और उस चीज को अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू।